नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। दलितों के साथ मारपीट का मामला आया सामने, दलित समाज ने जताया आक्रोश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर बोले सहकारिता मंत्री, नर्मदा एक्सप्रेसवे की ली जानकारी, नर्मदा एक्सप्रेसवे को कहा मील का पत्थर। देवास को मिलेगी नई विकास कार्यों की सौगात, कलेक्टर कार्यालय को दिया जाएगा नया रूप। गुंडों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, बदमाशों के अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। इंदौर उज्जैन मार्ग पर स्थित रेवती रेंज इलाके में सैकड़ों एकड़ की जमीन पर दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगभग 2 वर्षों में 24,000 वर्ग फुट जगह पर लगभग 4 करोड़ रुपए के खर्च से संत निवास बनवाया था। इसमें 30 से अधिक बड़े कक्ष और 2 हॉल बनवाए गए थे। बता दें, यह निर्माण कार्य ट्रस्ट ने समाज के दानदाताओं और आम धर्मावलंबियों से सहयोग लेकर करवाया था, लेकिन हाल ही में ट्रस्टी प्रमुख सुंदरलाल जैन बीडीवाले ने संजय मैक्स ने इस भवन को बम से ध्वस्त करवा दिया गया है। इसके चलते समाज जन इस कार्यवाही का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाज जनों को अंधेरे में रखकर इतनी बड़ी कार्यवाही करना आपराधिक कृत्य है। हालांकि बिल्डिंग को ध्वस्त करने के पीछे मास्टर प्लान में गड़बड़ी तो कहीं वास्तु दोष बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। हाल ही में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया है और सभी को उस ड्राफ्ट के अनुसार अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिस पर हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे के बाद अब प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे सरकार बनने जा रही है, जिसकी कार्य योजना बनना हमने शुरू कर दिया है। हमने इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंप दिया है। यह नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वास्तव में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर हमारे लाडले नेता मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्री, सभी विभाग के अधिकारियों के बीच में जनता के सहयोग से भी एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। वो ड्राफ्ट अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, भेंट करने के बाद वो ड्राफ्ट उनको भी दिया और सभी मिनिस्टर्स को वो ड्राफ्ट भेजा है। मुझे भी भेजा है, एक हिंदी में भेजा है, एक अंग्रेजी में भेजा है। उस ड्राफ्ट के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको पूर्ण करने का हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। हमने भी 11 तारीख को अपने विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है। उसको ठीक से मॉनिटरिंग करेंगे और उसका ठीक सा क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट को नीचे तक उतारना ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का जो इच्छा है, जो स्वप्न है, उसको हम सब साकार करेंगे और जल्दी ही उस पर काम शुरू हो गया है। और भी डिपार्टमेंट के अनुसार जो उन्होंने कहा हर 8 दिन में समीक्षा करना, तो हर 8 दिन में समीक्षा, 1 महीने में माननीय सीएम साहब को रिपोर्ट करेंगे। इंदौर अंतर्गत बेटमा क्षेत्र में डीजल चोरी करने का आरोप लगाते हुए दबंगों द्वारा मजदूर पप्पू देवी सिंह और बालाराम के साथ मारपीट करने के मामले सामने आए हैं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। अब इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और डीआईजी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। थाना अंतर्गत दौलताबाद में अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है, मिट्टी का दबंगों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के 2 मजदूर पप्पू पिता देवी सिंह और बालाराम पिता मिट्टू लाल, जो पिछले 6 महीने से वहाँ पर नौकरी करते हैं, उनकी मासिक वेतन 17,000 रुपये महीना है, जो पिछले 2-4 महीनों से उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने जो है काम करने जाने से मना कर दिया। और इससे नाराज होकर खदान मालिक ऋषि सिंह और धीरज कनोजे करके जो है खदान के मालिक,
उन लोगों ने अपने गुंडों को पहुंचाया और उनके गुंडों जो है दोनों मजदूरों को घर से उठाकर ले गए और खदान पर ले जाकर क्रूरतापूर्वक उनकी पिटाई करी, जिससे उनके दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो गए, हाथों में भी चोटें गंभीर आई है और दोनों से चलते नहीं बन रहा है। आज उनके सामने जो है जीवन यापन का अभाव सा हो गया है और दोनों मजदूर बड़े ही व्यथित और दुखी है। उनके लिए कहने वाला बोलने वाला कोई नहीं है। पुलिस थाना बेटमा में जब शिकायत की गई तो थाना बेटमा ने जो 8 से 10 आरोपी थे उनको संकुचित में 3 आरोपी कर दिए और 3 आरोपी के खिलाफ छोटे से धारा 323 जैसे छोटे प्रकरण दर्ज किए। हम लगातार इस विषय को लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधान मालिक पर प्रकरण दर्ज नहीं होता तो पुलिस की व्यवस्थाओं पर शंका आती है। कहीं ना कहीं गहरी लठों से मारा, बेल्टों से मारा, लठों से मारा, बेल्टों से मारा है, उनमें गंभीर चोटें लगी है। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? डबल कर लेंगे, ये दे देना, इस पे रिसाइन करवा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसमें प्रकरण दर्ज हो चुका है ना, कार्रवाई जारी है, पुलिस का अनुसंधान जारी है, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि अपराध की धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए, जो भी अनुसंधान के दौरान आएगा उस पर कार्रवाई। सर हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को कैसे मारेंगे, क्या होगा? ग्वालियर के रहने वाले नितिन ओझा ने शुक्रवार की रात अपनी दुकान में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों का कहना है कि काम नहीं चलने के कारण नितिन मानसिक रूप से तनाव में रहता था। वहीं होम क्रेडिट वाले भी उसे लोन की किस्त जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। अब ऐसे में मृतक नितिन के 2 छोटे बच्चे और पत्नी बेसहारा हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये नितिन कुमार ओझा हैं, कटी घाटी रहते हैं गिरिराजी मंदिर के पास में। उन्होंने कल सुसाइड कर लिया था, जिस दुकान में रहते हैं उसी में फांसी लगा दी। क्या कारण है? अब कारण तो जांच में पता लगेगा। घर वालों का क्या कहना है? घर वालों का भी कुछ कहना नहीं, यही कहना है कि कौन लगा ली, हमें नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। अब जांच में पता लगेगा जब बयान वगैरह होंगे। होम क्रेडिट से लोन लिया था, लोन नहीं भर पाया, वहाँ से जवाब पड़ रहा था। नहीं तो हमें ये जानकारी नहीं है, घर वालों से मेरी बात भी नहीं हुई है इस संबंध में। ठीक है, वो जाँच में जो बयान होंगे उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस वही कार्रवाई करेगी, पीएम करा देगी। इसके बाद सभी के साक्षियों के, उनके घर वालों के, रिश्तेदारों के कथन बयान लेगी। ये एसआई रामेन सिंह सेंगर, थाना घोड़ापुर। थैंक यू। नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंजा। सैलन जी, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? कहना क्या है कि नितिन ओझा ने ना, हमारा भतीजा है, उसने आज से 6 महीने पहले क्या है होम क्रेडिट तो है 1 लाख के ऊपर लोन लिया था, 1,25,000, जो उसने बिजनेस पर्पज से या किसी कारण से लिया था। और एक साथी था उसके मोबाइल कंपनी वाला, उसने दोनों ने कंबाइंड होकर लिया था। उसका क्या नाम है? साथी का राहुल क्या नाम है उसका? राम नरेश। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ये आपस में इनका कंप्रोमाइज़ हो गया था कि आधे तू भरना आधे मैं भरूंगा। उसने देने से इनकार कर दिया मोबाइल वाले ने। तो इसको कंपनी वाले प्रेशर डाल लेते, इसने 1-2 किस्त भी जमा कर दी थी। और उसके बाद कंपनी द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था, जो कि वो है ना होम क्रेडिट। तो ये उसके डिप्रेशन के कारण इसने कल आत्मघाती कदम उठा लिया और जो दुकान में जाके इसने फांसी लगा ली। साइकिल दुकान थी वो? साइकिल की दुकान। कब लिया था लोन इसने? 6 महीने पहले करीब लिया था। लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन के करीब ही 6 महीने, तो अभी 9 महीने चल रहा है। लॉकडाउन में लग गया, किस्त भर पाया? अब लॉकडाउन लगने के कारण उसका धंधा नहीं चला, उसने किस्त भी नहीं भर पाई, इसके कारण आत्महत्या करा। क्या नाम है मृतक का? नितिन ओझा। उम्र कितनी है? 35 वर्ष। घटनास्थल कहाँ का है? ये घाटी गिरिराजी मंदिर के पास, वो कटी घाटी। थाना कौन सा लगता है? ये भी है थाना घोड़ापुर। कोई सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा? नहीं, शादीशुदा है गई? शादीशुदा, 2 बच्चे। देवास शहर को शीघ्र ही कई नई विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। इसी को लेकर विधायक गायत्री राजे पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शहर के कलेक्टर कार्यालय को नए स्वरूप में बनाया जाएगा। साथ ही बस स्टैंड को भी समुचित सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम में 3 जोनल कार्यालय भी बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहर में आगामी दिनों में और भी कई विकास कार्य की सौगात मिलने वाली है। रीडेंसिफिकेशन के तहत जो सरकार ने स्कीम निकाली है, उसके तहत हमने विकास कार्यों की मांग की थी, हमारे प्रस्ताव भेजे थे और वो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं कल 4 तारीख को। और बहुत खुशी के साथ मुझे देवास की जनता को बताना है
कि अब बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, बड़ी विकास की सौगातें देवास को मिलेंगी। क्या जो चार आपने जो महत्वपूर्ण अभी बात बताई, वो क्या चार योजनाएं हैं जिन पर अभी काम शुरू होने वाला है? सबसे पहले तो नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा। जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन है उसी के स्थान पे, उसी परिसर में नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जिसमें सभी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, बहुत मांग थी। तो ऐसे 62 क्वार्टर्स बन रहे हैं। जो एसडीएम और एडीएम का निवास है, उनके पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है, उस मैदान को उपयोग में लेते हुए वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे 62। उसके साथ ही जो बहुत दिनों से एक हम रुके हुए थे कि ये विकास कार्य हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रास्ता लगा है। नया बस स्टैंड बनने के लिए सैंक्शन हुआ है। ये बाईपास पे एक नया पूरा मॉडर्न तरीके से जी अभी कम से कम पूरे प्रदेश में जाने वाली बसेस वहाँ से निकल सकेंगी। सभी सुविधाओं के साथ युक्त हम उस बस स्टैंड को देवास को देने जा। इंदौर पुलिस लगातार गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पूर्वी क्षेत्र जोन से अंतर्गत आने वाले 6 थानों में 55 गुंडों के खिलाफ जिला बंदर और 22 गुंडों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही कई बदमाशों के अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार गुंडों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, लगातार गुंडों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में गुंडों के खिलाफ एनएसए और आशिकों की कार्रवाई की गई है। सर, अभी क्षेत्र की बात में 6 थाना क्षेत्रों की बात करें सर, तो कितने गुंडों पर कार्रवाई हो चुकी है सर? पिछले 1 साल में जो जोन 2 का जितने भी थाने हैं, 6 थाने, इसमें लगभग 55 अपराधियों के खिलाफ जिलावार कार्रवाई की गई है और 20 आरोपियों को इसमें एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें जितने भी गुंडे किस्म के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ अभी लगातार उनकी जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो अभी विजयनगर, खजराना थानों में मुख्य तौर पर अभी जो भी संपत्ति उन्हें अवैध कमाई हुई थी उसमें कार्रवाई की गई है। सर, अवैध अतिक्रमण जिस तरह कार्रवाई बदमाशों की हो रही है, आगे और कितने बदमाश है जिनको इधर थाना क्षेत्र में चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई होना है, और किस तरह ये बदमाशों में पुलिस का खौफ हो, क्योंकि लगातार पुलिस का प्रयास है कि आम जनता को न्याय मिले और इन गुंडों में पुलिस का खौफ पैदा हो, इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? अभी थाना खजराना में कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ की जनता को परेशान किया और उसके बाद अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की, मकान वगैरह बनाए। तो इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा चिन्हित करके अभी 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनकी जो इन्होंने जो संपत्ति अर्जित कर दी थी उसमें मनावर में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने जय सुप्रीमो डॉक्टर हीरालाल अलावा के सानिध्य में और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के प्रभारी देवेंद्र सिंह मंडलोई, विधायक प्रतिनिधि बबलू दरबार के मार्गदर्शन में अमर शहीद टंटिया मामा भील के शहादत दिवस को बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से विशेष श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया। इस अवसर पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील इसके, जयश के ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम इसके, ऋषि दरबार के साथ कई सदस्य शामिल हुए। आज वीर टंटिया मामा की शहादत दिवस है। आज जय संगठन मनावर द्वारा आज यहाँ पे एकत्रित होकर उनके शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्योंकि टंटिया भील एक महानायक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और अंग्रेज़ों से मतलब अपने भारतीयों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी और अंततः 4 दिसंबर को उनको फांसी दे दी गई थी और आज भी उनके स्मारक के रूप में पाताल पानी महू में धार जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघाना में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन लोकार्पित की गई। साथ ही महिला चिकित्सक लैब टेक्नीशियन पद पर नियुक्त हेतु आश्वासन भी दिया गया।
बता दें विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विधायक निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघाना में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मरीजों की सुविधा के लिए लोकार्पित की है। साथ ही महिला चिकित्सक की मांग व लैब टेक्नीशियन की मांग पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय एवं मुख्यमंत्री से मांग कर समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है और 65,700 रुपये की इसकी कीमत है और ये विधायक निधि से प्रदान की गई है क्षेत्र के जनता के लिए, खासकर जो गरीब मजदूर किसान जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं। कोरोना काल में आजकल सबको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, खासकर गंभीर मरीजों को। तो ऐसे में क्षेत्र के गरीब मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश की हापुड़ जनपद अंतर्गत थाना हाफिजपुर क्षेत्र में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों के कब्जे से अन्य जनपदों से चुराया गया चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, चाकू सहित चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ियां भी बरामद की है। बता दें हापुड़ के नए कप्तान नीरज कुमार जादव ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला? ये पिछले माह हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में एक चोरी हुई थी। चोरी में काफ़ी सामान गया हुआ था, तो निरंतर टीम प्रयास कर रही थी गैंग को पकड़ने का। तो उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी का सामान जैसे कि कंप्यूटर बरामद हुआ, CPU बरामद हुआ, पंखे बरामद हुए, लोहे का सामान बरामद हुआ, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए। और ये रात में जो थोड़े मकान या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर प्रतिष्ठान तो थोड़े रिमोट एरिया में पड़ते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और सुनियोजित तरीके से ये चोरी इन्होंने स्वीकार की है। सिंबावड़ी की एक चोरी इन्होंने स्वीकार की है, लोहे का सामान लेके चले गए थे, एक मोटरसाइकिल चोरी और ये हाफिजपुर की चोरी। हमने कुछ कबाड़ी को भी पकड़ा है, चोरी का सामान उनसे खरीदते थे। चोरी के अलावा क्या और जो घटनाएं होती हैं क्राइम की, उनमें भी इन्वॉल्वमेंट फिलहाल अभी प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन पूछताछ की गई और जो अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जा रही है। फिलहाल जो हापुड़ की क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हमने प्रेस नोट में देखा। इनका इस गैंग का सरगना कौन है? सभी हैं, मतलब कोई ऐसा सरगना नहीं है इनका। आपस में प्लानिंग करके लोग करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं इलाकों की, सब बताया जाए। ये किसी नाम से गैंग है या नहीं? फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।